गुड मॉर्निंग डियर क्लास, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट टीचर और माय फादर ये वाले पैराग्राफ मैंने लिखना आपको सिखाया था। एक अब मैंने आपको लिखवाया था माय बेस्ट फ्रेंड वाला, उसके थ्रू आपको वो दोनों पैराग्राफ मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोला था। तो आई होप कि आपने उनको प्रैक्टिस किया होगा। तो आज हम हमारा एक लास्ट पैराग्राफ और लिखेंगे, उसके साथ ही हम हमारा ये टॉपिक यहीं फिनिश कर देंगे, क्योंकि पैराग्राफ्स तो बहुत सारे होते हैं ना, कोई लिमिटेड नहीं है उसमें। आप जिस बुक में देखेंगे, ओपन करेंगे तो बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं, पर वो सारे हम लिख लिख के इस तरह से याद नहीं कर सकते हैं ना। थोड़ा हमारे माइंड में हमको थोड़ा सा इमेजिनेशन भी करनी पड़ती है, थोड़ा हमारी राइटिंग स्किल अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। तो हम वो चीज़ें खुद भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं ना। ये सारी चीज़ें होती किस लिए आपके कोर्स में, आपको स्टोरी लिखवाई, एप्लीकेशन लेटर्स और मेनली स्टोरीज, पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें इमेजिनेशन से जुड़ी हुई होती है बहुत सारी, और कुछ रियल जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उन पे बेस्ड होती है। तो अब आपको थोड़ा सा अपनी स्किल को और स्ट्रॉन्ग डेवलप करते हुए आपको छोटे छोटे सेंटेंस बना के आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये इनफ है मेरे हिसाब से, 6 आपको लिखवा चुकी हूँ। आज हम एक और लिख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो 6 पैराग्राफ हमारे पास हो जाएंगे। तो आई होप कि इन 6 के बेसिस पे आप कुछ नए नए पैराग्राफ खुद अपने हिसाब से डेवलप करने की कोशिश करेंगे। कोई बात नहीं, अगर मिस्टेक्स आती है तो वो भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि है ना, हम मिस्टेक्स के बाद और अच्छा बेटर करते हैं उससे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है आपको, और इसी से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंट वगैरह जो भी आप लिखना चाहें वो रफ में लिख के एक जैसे अगर आपको लिखते हैं मैंने लिखा है उनसे रिलेटेड, तो आप खुद भी प्रैक्टिस करें। तो आज हम ये लास्ट माय स्कूल पे मैं आपको एक पैराग्राफ लास्ट लिखवा रही हूँ, फिर हमारा ये पैराग्राफ वाला टॉपिक हम यहीं पर फिनिश कर देंगे। माय स्कूल, मैं आपके लिए बोर्ड क्लियर कर देती हूँ ताकि मे बी कि एक ही बोर्ड पर आपके लिए पूरा पैराग्राफ हो जाए, ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। I study in Love-Kush Talent Academy सबसे पहले आपको अपने स्कूल का नेम मेंशन करना है। उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस हम लिखेंगे, देयर आर 3 डिपार्टमेंट्स in my school। एक आपको मैं सिंपल सा फॉर्मेट इसी में ये बता सकती हूँ कि अगर किसी को और भी दिक्कत आती हो लर्न करने में, तो मैं आपको सिंपल सा फॉर्मेट बता देती हूँ। यहाँ से सिर्फ ये देयर आर और इन माय स्कूल, इस लाइन को अगर आप याद रख लेंगे तो इसके बीच के जो वर्ड्स हैं वो चेंज करके आप ऑलमोस्ट आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा पैराग्राफ। कैसे? देयर आर, जितने भी कुछ आप नंबर्स लिखे, रूम्स इन माई स्कूल, देयर आर अ गार्डन इन माई स्कूल, देयर आर 2 प्लेग्राउंड्स इन माई स्कूल, देयर आर अ लाइब्रेरी, देयर इज। अगर सिंगुलर में फॉर्म में लिख रहे हो तो इज लिखना है, प्लूरल फॉर्म में लिख रहे हो कोई चीज़, तो अगर नाउन प्रोनाउन कोई प्लूरल है ना, यहाँ जैसे 3 डिपार्टमेंट्स आ रहा है तो हमने देयर आर लिखा है। और अगर किसी एक चीज़ के लिए आप लिख रहे हो, सिंगुलर वर्ड के लिए लिख रहे हो, तो इज लिख कर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो ना। देयर इज अ लाइब्रेरी इन माई स्कूल, देयर इज अ गार्डन इन माई स्कूल, देयर आर 2 प्लेग्राउंड्स इन माई स्कूल, ठीक है। तो ये आपको एक सिंपल फॉर्म में मैंने आपको ये बताया है कि आपको अगर नहीं भी लर्न होता है तो लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको सिंपली आप इसको बिना लर्न किए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, आई रीड इन अपर प्राइमरी डिपार्टमेंट, there are 70 teachers
In my school, there are more than 100 rooms in my school. All the rooms are well furnished. There is a big library in my school. There are many different kinds of books in the library. Kinds of books in the library. We read books in our vacant period. We read books in our vacant period. उसके बाद नेक्स्ट है there are 2 playgrounds in my school. We play games in the evening. यहाँ से शायद आपको नज़र नहीं आएगा, हम ऊपर कंटिन्यू करते हैं. एक बार देख लीजिए सारे. स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप, फिर मैं इरेज कर देती हूँ उसको. We play games in the evening. Our headmistresses is Jaimala ma'am. She maintains good discipline in the school. In the school, I like my school. I like my school because
all the students get good education there. ठीक है? So that's it for today. Thank you. Write in the notebook. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अविकालिक शब्द जो किसी भी लिंग वचन काल से प्रभावित नहीं होते, परिवर्तित नहीं होते। उनमें हमने 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, क्रिया विशेषण अव्यय और संबंधबोधक अव्यय। आज हम इसका 3rd पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें पढ़ेंगे समुच्चयबोधक अव्यय। संबंध दर्शाने आप क्या है समुच्चयबोधक अव्यय। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है समुच्चय। यहाँ क्या होता है समूह होगा, एक से अधिक ही होंगे, चाहे वो 2 शब्द आपस में जुड़े, 2 वाक्य आपस में जुड़े, या 2 पदबंध आपस में जुड़े, या 2 छोटे वाक्य आपस में जुड़े, तो वहाँ समुच्चयबोधक अव्यय होता है। इसकी परिभाषा आप नोटबुक में नोट कर लो। मैं लिखवा रही हूँ, वे अविकालिक शब्द शब्द है, 2 वाक्य है, 2 उपवाक्य है, कोई सी भी है, जहाँ 2 को आपस में जोड़ने के लिए जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो हम क्या कहते हैं समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। अब समुच्चयबोधक अव्यय जो है वो पहले उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं। चलो प्रयोग भी देख लेते हैं। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के, कितने प्रकार के 2। एक होता है समानार्थी इनको आपस में जोड़ने का जहाँ काम होता है, या जो अव्यय शब्द काम लेते हैं कौन से होते हैं समानाधिकरण। नाम से पता चला है समानाधिकरण। और व्यतिकरण जहाँ पर 2 शब्द क्या हो समान नहीं हो, वाक्य समान नहीं हो, वाक्य भी समान नहीं है, वहाँ जहाँ वे शब्द जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं व्यतिकरण, समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। अब उदाहरण देखते हैं हम। बादल आए और वर्षा हुई। बादल आए और वर्षा हुई। अब बादल आएंगे, ठीक है, तो ही क्या होगी वर्षा होगी। अब बादल का आना वर्षा का आना दोनों
दोनों क्या है समान स्थिति बता रहे हैं और इसीलिए ये दोनों क्या है समान वाक्य है। किससे जुड़ रहे हैं और से। तो ये और क्या है समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। इसी तरीके से सीता एवं गीता गई, सीता एवं गीता जा रही। अब यहाँ देखो सीता और गीता दोनों क्या है समान है, यानी दोनों ही स्त्रीलिंग है, ठीक है, और दोनों क्या है संज्ञा है और इसलिए इन दोनों को जो कौन जोड़ रहा है एवं। तो ये एवं शब्द में क्या है समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। इसी तरीके से केला संतरा केला संतरा और चीकू है। अब यहाँ पर तीनों ही केला संतरा चीकू तीनों ही क्या है फल है, एक समान है। फल कितने डिग्री में आते हैं और किन शब्दों से जुड़े हुए हैं और। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। समझ में आया। अब व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय भी होते हैं, जैसे ये आप यह देखना कि ये समान परंतु किंतु ये शब्द भी इसमें जोड़ते हैं। अब व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय में क्या होगा एक कारण होगा और दूसरा वाक्य उसी पर ही आश्रित होगा। यानी अगर हम उस एक वाक्य को हटा दें तो दूसरे वाक्य का कोई अर्थ नहीं रहता है, वो उसी पर डिपेंड होता है। जैसे मैं कहूँ कि आज हम पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा अच्छा परिणाम आएगा। तो जहाँ ये पढ़ाई करेंगे तो अच्छा परिणाम आएगा, तो दोनों वाक्यों में तो जो शब्द जुड़ा हुआ है वो क्या है व्यधिकरण समुच्चयबोधक। अगर मैं अच्छा परिणाम आएगा ऐसे कैसे आ सकता है, पहले वाक्य में हटा दूं अच्छा परिणाम आएगा। तो अगर पहला वाक्य हटा दे दूसरे वाक्य का कोई सेंस नहीं निकल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है अच्छा परिणाम आएगा कैसे। तो पहला वाक्य और दूसरा वाक्य आपस में एक दूसरे के आश्रित होते हैं और व्यधिकरण समानाधिकरण बोधन होता है। जैसे मरीज इतना कमजोर है, मरीज इतना कमजोर है कि चल बसा। अब यहाँ पर मरीज इतना कमजोर है कि चल बसा, ये बुराई करते हैं चल बसा, ये दूसरा वाक्य। अगर मैं पहला वाक्य हटा दूं तो दूसरा देखो चल बसा, तो हमारे माइंड में रहेगा कि कौन चल बसा, कौन पर चल बसा, क्यों चल बसा, इस तरीके के प्रश्न आएंगे। यहाँ पर ये की शब्द किसको जोड़ रहा है, पहला वाक्य जो है वो दूसरा वाक्य जो है वो पहले वाक्य पर ही आश्रित है, उसी के ऊपर टिका हुआ है, बाकी उसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए कौन सा है व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। इसी तरीके से हमें कुछ करते रहना है ताकि आगे बढ़ सके, हमें कुछ अच्छा करते रहना है ताकि हम आगे बढ़ सके। तो ये उदाहरण मैंने जो अभी दिए इससे आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से शब्द जो है वो समुच्चयबोधक अव्यय वाले हैं। अब इनमें मैं आपको शब्द जो है वो लिखा देती हूँ, आप अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें। समुच्चयबोधक अव्यय यानी समानाधिकरण अव्यय में कौन कौन से शब्द होते हैं और से जुड़ेंगे, तथा से जुड़ेंगे, एक से जुड़ेंगे एवं
होता है, वहाँ व्यक्तिगत संबंध जो होते होते होता है। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन क्लास। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 1 में आपके 9 चैप्टर है। मैंने कहा था आपको लास्ट वीडियो में कि हम थोड़ा ज्योमेट्री पार्ट पर आ जाते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग शेप का मीन्स यहाँ बहुत सारी शेप के बारे में हम डिस्क्रिप्शन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि कौन कौन सी शेप होती है। मतलब सबसे फर्स्ट आपके हैं इसमें एंगल्स। एंगल आपको पता है कि एंगल की शेप किस टाइप से होती है। अगर नहीं हो तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि एंगल्स क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट तो हम एंगल के बारे में पता होना चाहिए कि एंगल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एंगल की शेप कैसे होती है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे आप लाइन सेगमेंट, इनके बारे में तो आपको पता ही है, ये सब आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, पॉइंट क्या होता है, रेज क्या होती है, एटसेट्रा। क्लियर। तो अब उनसे ही मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप की शेप्स क्या होती हैं, फॉर्म होती है। तो अब ये सबसे फर्स्ट आपके क्या है एंगल। जिससे इससे एंगल, जैसे हम क्या करेंगे, जैसे हम कोई भी 2 रेज लेंगे, ठीक है। जैसे अब ये क्या है रेज, और ये क्या एक कॉमन पॉइंट से, मीन्स क्या एक कॉमन पॉइंट से क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। दोनों बोथ साइड, जैसे एक एक्सटेंड यहाँ हो रही है रेज, और ये यहाँ हो रही है। और किससे, दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है, सिंगल ही है। तो ये क्या हो गया कॉमन पॉइंट। तो ये आपके क्या हो जाता है वर्टेक्स। क्या होता है, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। और ये दोनों जो होती है वो क्या होती है आर्म्स। मतलब आप इसको रेज नहीं, मतलब पर्टिकुलर इसको तो रेज बोलते हैं, बट इसमें एंगल में आप इसको क्या डिनोट करोगे, आर्म्स। क्या करोगे, ये दोनों क्या हो गए, इसकी आर्म्स हो गए, और ये कॉमन क्या हो गया वर्टेक्स। इसको आप क्या डिनोट कर सकते हो, ओ कर सकते हो इसको डिनोट, कि दोनों का कॉमन वर्टेक्स क्या ओ है, और दोनों एक ही ओ पॉइंट से क्या हो रही है, लाइन क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, मतलब रेज एक्सटेंड हो रही है। तो ये क्या हो गया, एंगल फॉर्म हो गया। क्या हो गया, एक एंगल फॉर्म हो गया। अब एंगल किसी भी शेप में हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही शेप हो, किसी भी शेप में हो सकता है। जैसे ये इस टाइप से भी हो सकता है, बस शेप यही होनी चाहिए। उसका जो मतलब साइड डायरेक्शन कौन सा भी होगा, बट उसकी शेप क्या होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। उसमें 2 आर्म्स ही होनी चाहिए और एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये जब भी आ जाए तो देख लेना कि ये क्या है, हमारे एंगल है। क्लियर। अब यहाँ पर जैसे जैसे अलग अलग डिफरेंट टाइप के एंगल फॉर्म होते हैं, तो उसमें ये चीज़ क्या होती है, मैग्नीट्यूड। क्या होती है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, जितना मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा वो उतना ही एंगल फॉर्म होगा, उतना ही क्या होगा, ग्रेटर होगा। मतलब मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग एंगल की क्या होती है, डिग्री मेजर करता है। अब इसमें क्या होता है, डिग्री मेजर भी हम करते हैं। डिग्री कैसे मेजर करते हैं, जैसे आपको पता है, जैसे आपने लास्ट मतलब प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा, मतलब एंगल मेजर करते थे 90 डिग्री के, 40 डिग्री के। ये सब क्या होता है, एंगल की कैटेगरी होती है, और फिर इनकी कैटेगरी भी होती है, जैसे ऑब्टूज एंगल, बहुत सारे एंगल, राइट एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल, एटसेट्रा। ठीक है। तो ये सब आपको पता है। तो ये सब किसके डिपेंड होता है, डिग्रीज पर। इनको जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, डिग्री पर मेजरमेंट करते हैं। मतलब जितने भी एंगल होते हैं वो डिग्री पर बने होते हैं। जैसे 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। तो ऐसे कितने डिग्री तो हम बना सकते हैं, 0 to 360 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको मेज़र कर सकते हैं। क्लियर। तो ये तो क्या हो गया आपके, जैसे कि अभी बाई चांस होगा 60 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ये कोई विदाउट मेजरमेंट लिया है मैंने। तो यहाँ पर ये जो होता है, ये क्या होगा आपके मैग्नीट्यूड। मतलब जितना मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा उतना एंगल ग्रेटर होगा, जितना कम होगा उतना कम होगा। ठीक है। ये वर्टेक्स हो गए, ये दोनों क्या हो गए, आर्म्स हो गए। क्लियर। तो अब इसमें जैसे डिफरेंट टाइप के आपको इसमें दे रखे। अब एंगल्स में डिफरेंट टाइप के एंगल्स होंगे, जो पेयर ऑफ। अब जैसे आपके कोर्स में है सबसे फर्स्ट पेयर ऑफ एंगल। ठीक है। पेयर ऑफ एंगल में देखना मैग्नीट्यूड है, ठीक है। जैसे पेयर ऑफ एंगल, ये तो एंगल की बात हुई, ये सब आपको नोट करना है। जैसे एंगल टॉपिक डाल के ये आपने एक बार शो कर देना। अब लिखना आप नेक्स्ट टॉपिक, जैसे आपके हैं पेयर ऑफ एंगल। पेयर ऑफ एंगल में सबसे फर्स्ट है आपके देखना इक्वल और
कॉन्ग्रेंट। इन सब की डेफिनेशन आपको नोटबुक में लिखनी है। मैं आपको बता दूँ किस टाइप से लिखनी है। जैसे फर्स्ट है आपके इक्वल और कॉन्ग्रेंट। इक्वल और कॉन्ग्रेंट का मीन्स क्या होता है, जैसे एंगल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एंगल्स होते हैं। अब कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट का मीन्स क्या होता है, इक्वल। जैसे कोई भी आप 2 एंगल लेते हो, जैसे बाई चांस मैंने ये एंगल ले लिया, ठीक है, ये दोनों एंगल ले लिए, जैसे ABC, और एक एंगल और मैंने ले लिया सेम एज इट इज, सेम मैग्नीट्यूड का, जैसे ये, जैसे बाई चांस ये मैग्नीट्यूड 60 डिग्री है, तो ये मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, 60 डिग्री। क्या होना चाहिए, 60। अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हुए, दोनों के एंगल सेम हुए, दोनों मेजरमेंट भी सेम हुआ, तो ये चीज़ दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। और इक्वल हो गई तो ये चीज़ क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट हो गई। क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट। मतलब कॉन्ग्रेंट का मीन्स है इक्वल। आपके आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में है कि कॉन्ग्रेंस की पूरी एक चैप्टर है आपके, मतलब कॉन्ग्रेंस में आपको ट्रायंगल को भी इक्वल करना होगा, ठीक है, और आपको एंगल को भी इक्वल करना होगा। डिग्री आपको देखनी होगी किस टाइप से इक्वलिटी आ रही नहीं आ रही, तो वो सब आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो अभी तो आप ये समझो कि कॉन्ग्रेंस का मीन्स क्या होता है। कॉन्ग्रेंस का मीन्स होता है इक्विलिटी, मतलब किसी भी 2 एंगल में आपको कंपेयर करना, मतलब उसमें दोनों में क्या होना चाहिए, इक्विलिटी होनी चाहिए ऑल टाइप से। जैसे अब यहाँ पर हम एंगल में हम क्या मेजर कर सकते हैं, ओनली 4 डिग्रीज, हम डिग्री मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर ये कितने डिग्री का, अगर ये 60 डिग्री का हो, यहाँ पर ये 45 डिग्री का हुआ, तो ये कॉन्ग्रेंस नहीं होगा। क्या होगा, ये कॉन्ग्रेंस नहीं होगा। तो इस टाइप से आपके, आप जैसे यहाँ पर दोनों 60 डिग्री के, तो यहाँ पर ABC, ठीक है, इसको आप मतलब लेबल तो देना ही है, किसी भी एंगल को विदाउट लेबल तो देना ही नहीं, तो यहाँ पर आपको लेबल ABC कर दिया, और यहाँ पर आप लेबल क्या कर दोगे, जैसे बाई चांस PQR कर दिया, ठीक है। तब दोनों क्या हो गए, सेम मेजर। अब आप अपनी नोटबुक में क्या करोगे, इन दोनों एंगल्स को इक्वल, मतलब इक्वल हमें इक्वलिटी शो करनी है, तो यहाँ पर दोनों एंगल को आप प्रोटेक्टर के थ्रू क्या करोगे, इसको मेजर करके फिर यहाँ पर बनाओगे। समझ में आ गया। यहाँ तो मैंने अभी ऐसे ही बनाया, पर आपको यहाँ पर अपनी नोटबुक में इक्वल करके बनाना है, ताकि वो शो हो कि ये कॉन्ग्रेंस है। समझ में आ गया। तो इस टाइप से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट एंगल्स। तो ये आप लिख देना एक बार, ABC और PQR। अब जैसे कॉन्ग्रेंस का, जैसे मैं आगे आपको और भी पढ़ाऊंगी, तो इसमें कॉन्ग्रेंस के लिए एक सिंबल होता है। जैसे अब इन दोनों में कॉन्ग्रेंस, ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर आप इस टाइप से लिख सकते हो, ABC कॉन्ग्रेंस एंगल। ये तो पता ही है आपको, एंगल का साइन, जैसे ये अगर साइन आ गया तो समझ लेना कि वो एंगल है। क्या है ये, एंगल। तो एंगल ABC कॉन्ग्रेंस। अब ये जो साइन है वो किसका हो गया, कॉन्ग्रेंस का एंगल PQR। जैसे PQR, और हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है, जिस पॉइंट पर एंगल फॉर्म हो रहा है, तो वो पॉइंट आप क्या कहना चाहिए, मिडिल में। जैसे आप ऐसे नहीं लिख सकते PRQ, नॉट, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमारे एंगल तो यहाँ फॉर्म हो रहा है, एंगल तो हमारे यहाँ फॉर्म हो रहा है, तो PQR लिखोगे। यहाँ पर क्या लिखोगे, ABC। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट आपके एंगल कौन सा हो गया, कॉन्ग्रेंस एंगल, या इक्वल, कुछ भी बोल सकते हो इसको। तो आपके नोटबुक में ये डेफिनेशन दे रखी है, 2 and more एंगल्स आर कॉल्ड इक्वल एंड कॉन्ग्रेंट एंगल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड। मतलब मैंने आपको बताया कि एंगल में आप क्या मेजर कर सकते हो, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन लिख देना और ये दोनों डायग्राम आप बना देना। क्लियर। अब नेक्स्ट है आपके, बाकी को कुछ नहीं लिखना है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ द 2 एंगल इज 90। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री का होता है। किसका होता है, मतलब उसमें 2 एंगल का सम हमेशा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। ये सेकंड डेफिनेशन है आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में मैंने आपको बताया है कि इसमें 2 एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। मतलब ये टोटल तो पूरा 90 डिग्री, और इसमें 2 एंगल फॉर्म हो रहे हैं ना, एक तो 1 और एक 2, मतलब ये दोनों, जैसे ये एक तो ये हो गया और एक ये वाला हो गया, और इन दोनों का सम हमेशा मतलब 90 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90। कुछ भी हो सकता है, जैसे 45 भी हो सकता है, 60 ये हो गया, ये 30 हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको कोई 50 हो गया, कोई 40 हो गया, मतलब दोनों का ओवरऑल सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, क्योंकि हमारे ये 90 पे बन रहा है, क्योंकि इन दोनों का सम यहाँ पर कितना हो रहा है, 90। तो इन दोनों को डिवाइडेशन कर दो, तो इन दोनों का ओवरऑल कितना होना चाहिए, 90। मतलब ये कौन से एंगल्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर आपकी बुक में भी दे रखा है कॉम्प्लीमेंट्री की डेफिनेशन, कि इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये अंडरलाइन कर देना और इसको नोटबुक में नोट करनी, ठीक है। और इसका जो डायग्राम है वो आपको ये बनाना है,
ठीक है, आपके डायग्राम दे रखा है ना 55 और 35 डिग्री वाला, तो ये वाला क्वेश्चन, ये आपको डायग्राम, बाकी और कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ डेफिनेशन और ये डायग्राम बना देना। क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन देखना, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, इफ़ द सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू एंगल इज 180, जिसमें इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कैसे होगा ये भी देख लो। जैसे थर्ड है आपके सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। जैसे अब सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों का सम 90 नहीं, सॉरी 180 होना चाहिए। कितना, 180, और कॉम्प्लीमेंट्री में 90 होना चाहिए। अब 180 कैसे होगा, आपको पता है कि 180 का एंगल है ये, जो स्ट्रेट लाइन होती है वो क्या होती है, वन स्ट्रेट एंगल पता है आपको कि 180 डिग्री का होता है, तो स्ट्रेट एंगल पे ही बनेगा ये। स्ट्रेट एंगल पे दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ पर जैसे ये 120 का हुआ, ठीक है, ये पूरा 120 हो, ये कितने का हो जाएगा, 60, कुछ भी हो सकता है मेजरमेंट, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। समझ में आ गया। तो इसका भी आपको डायग्राम दे रखा है इसमें, ठीक है। सप्लीमेंट्री में डेफिनेशन देना, इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू एंगल इज 180 और दे आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल। इतना लिख के फिर ये डायग्राम बना देना, ठीक है। अब आगे की जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू बेक। हमारा न्यू लेसन स्टार्ट हो रहा है नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। देखो अब आपको लग रहा होगा कि मैंने पहले कौन सा लेसन पढ़ाया, दूसरा कौन सा पढ़ाया, सेकंड कौन सा दिया, तो ऐसे सोचना नहीं आपको। मैं कंटिन्यू ऐसा इसलिए पढ़ा रही हूँ, जैसे फर्स्ट और सेकंड हमने लिया न्यूट्रिशन इन प्लांट एनिमल लिया, फिर हमने डायरेक्ट ले लिया था 8th लेसन, जैसे था उसमें रेस्पिरेशन इन एनिमल्स था, रेस्पिरेशन वाला पहले लिया, फिर वो लिया ट्रांसपोर्टेशन वाला लिया, फिर मल्टीप्लिकेशन इन प्लांट्स वाला लिया। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है ना, ये सब हमने पहले बायो वाले लेसन कंप्लीट कर ली। हमने पहले क्या पढ़ लिया, बायो कंप्लीट कर ली। अब हमारे पूरे उसमें जो सेक्शन था, एक जब आप 7-6 में आ जाते हो ना, तो पहले बायो के लेसन पढ़ लिए जाते हैं। मतलब ये कि लिंक नहीं टूटेगा आपका। जैसे आप पहले सारे एनिमल प्लांट की स्टडी कर रहे हो तो कंटिन्यू उन्हीं का कर लेते, तो हमारा पूरा प्लांट एनिमल हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं हमारा थर्ड लेसन नेचुरल फाइबर। इसलिए मैंने फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड को एक बार स्किप किया था और मैंने 8, 9, 10 और या फिर 9, 10, 11 ऐसे कुछ ले लिए। तो फर्स्ट सेकंड के बाद 9, 10, 11 लेसन पढ़ लिए हमने। अब बैक टू हम लेसन थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड लेसन नेचुरल फाइबर्स के बारे में दे रखा है, जो हमारा थोड़ा सा केमिस्ट्री रिगार्डिंग रहेगा। तो इसके बाद में हम सारी केमिस्ट्री के लेसन पढ़ेंगे और फिर हम सारे लेंगे फिजिक्स के, और देन लास्ट में हमारे रहेंगे ईवीएस के, जो बहुत ही ईजी रहेंगे। तो इस तरह से आपको इंटरेस्ट भी आता रहेगा। यहाँ पे नेचुरल फाइबर्स का थर्ड लेसन है हमारा। इसमें क्या पढ़ना है आपको, एट अ ग्लैंस क्लोथिंग मटेरियल, वूल एंड सिल्क, ये 2 नेचुरल फाइबर्स आपको पढ़ने। आपको इस लेसन में सिर्फ नेचुरल फाइबर पढ़ने, यानी फाइबरस वो होते हैं जिनसे हमारा क्लोथिंग मटेरियल बनता है। अब वो जो क्लोथिंग मटेरियल बनता है वो आजकल तो हमारे आर्टिफिशियल फाइबर से बनता है। तो आपके जैसे ही आप 8th स्टैंडर्ड में जाओगे आपको एक लेसन मिलेगा आर्टिफिशियल फाइबर, जिसमें आपको नायलॉन, उसके बाद टेरिलिन, पॉलीकॉर्ड, टेरिकॉर्ड और ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। एक्रिलिक, वो सारे आर्टिफिशियल फाइबर हो जाते हैं। इस लेसन में आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो एनिमल या प्लांट से मिलते हैं हमको, वो नेचुरल कहलाएंगे। No one knows exactly why or when people first wore clothes. Early people may have used barks of tree, leaves and skin of animal to protect themselves. ये लाइन क्लियर हो गई आपको। इसमें लिखा है कि आपको एक्चुअल में हम में से कोई भी ये नहीं जानता कि ह्यूमन ने कब से ये ज़रूरी समझा कि हमें क्लोथिंग मटेरियल एज अ क्लोथिंग मटेरियल वियर करना चाहिए कपड़ों को। उन्होंने जब अर्ली मैन की बात करी, ऐसे कुछ वो मिले हैं कि अर्ली मैन जो थे, अर्ली ह्यूमंस, वो जो थे वो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बार्क ऑफ ट्रीज और लीव्स का यूज़ किया करते थे, ताकि हमारी जो स्किन है या अर्ली मैन जो अपनी स्किन जो थी उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए वो इस तरह से कपड़े अपने आप को पहनाते थे। तो वो क्यों पहनाते थे, प्रोटेक्ट देमसेल्फ, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद की स्किन को बचाने के लिए। By the end of the old stone age, about 25,000 years ago, people had invented the needle which enabled them to sew animal skin together into clothing.
थोड़े टाइम के बाद ही, थोड़े टाइम मतलब बहुत टाइम निकला, ओल्ड स्टोरेज आई। ये ईरा क्या क्या होते हैं आप सेवेंथ में पढ़ते हो, ओल्ड स्टोरेज एज आती है, BC पढ़ते हो आप, BC ईरा वगैरह वगैरह आते हैं ना, तो ये सारे युग दे देते हो। तो 25,000 ईयर्स अगो, आज से पहले की बात होगी, इतने साल पहले इन लोगों ने, या अर्ली ह्यूमन की बात करें तो उन्होंने नीडल को इन्वेंट कर लिया था। नीडल यानी कुछ ऐसी शार्प थिंग उन्होंने इन्वेंट करनी थी जिससे उन्होंने क्या किया था, एनिमल्स की स्किन को यानी लेदर को यूज करके खुद के लिए क्लोथिंग मटेरियल बनाया। They had also learned to make yarn from the thread-like parts of some plants and from fur or hairs of animals. धीरे धीरे एनिमल की स्किन, लेदर, अब उसके लिए तो एनिमल्स को मारना पड़ता है, तो उसके अलावा लेदर्स के बाद, लेदर का यूज करने के बाद उनको ये चीज़ भी धीरे धीरे समझ में आई कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर से अगर उनको सेपरेट करो तो फाइबर्स निकलते हैं। उन फाइबर्स से आप थ्रेड बना सकते हो और उस थ्रेड से आप यार्न बना सकते हो, यानी फैब्रिक तैयार कर सकते हो और उस फैब्रिक को आप अपने एज अ क्लोथिंग मटेरियल आप उनको कपड़े बनाने में यूज कर सकते हो। तो धीरे धीरे क्या हुई चीज़ें आई है ना, पहले उन्होंने ट्रीज की बार्क का और लीव्स का शुरू किया, फिर सेकेंड स्टेप में उन्होंने लेदर, स्किन ऑफ एनिमल, उनको पहनना शुरू किया, फिर थर्ड स्टेप में उनको पता चला कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनसे हमें थ्रेड लाइक पार्ट्स मिलता है और फर ऑफ एयर ऑफ सम एनिमल्स। ये भी चीज़ पता चली कि कुछ एनिमल्स की बॉडी के ऊपर जो फर लगे होते हैं, यानी कुछ एनिमल्स की ऐसी स्किन होती है जो फर्री होती है, जैसे पोलर बियर की, तो उन फर को हम निकाल के भी हम पहन सकते हैं जिनसे हम क्या हो जाए, प्रोटेक्ट हो जाए, जिनसे हमें समर विंटर में हमारी स्किन को हम प्रोटेक्ट कर सकें। In addition, they had learned to weave yarn into cloth. By this time, people had begun to grow plants and have them a steady supply of material for making yarn. धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, जो हमारा ब्रेन था वो भी अर्ली से ज़्यादा डेवलप होने लगा और धीरे धीरे उन्होंने ये सारी चीज़ें समझनी शुरू की कि प्लांट और एनिमल दोनों से मिलने वाले फाइबर को एज ए फाइबर हम फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं और क्लोथिंग मटेरियल में यूज़ कर सकते हैं। They also had started herding sheep and other animals that gave them wool. उन्होंने उन एनिमल्स को भी फाइंड आउट किया जिनसे हमें वूल मिल सकता है और वूल से हम अपने कपड़े बना सकते हैं। अब आ जाते हैं क्लोथिंग मटेरियल। आपको इनमें से कुछ भी नोट्स नहीं बनाने, जहाँ बनाने होंगे मैं आपको अंडरलाइन करवा दूँगी। There are two kinds of clothing material. यहाँ पे कुछ डिवाइडेशन हो रहा है। क्लोथिंग मटेरियल की बात करें तो दो टाइप का क्लोथिंग मटेरियल होता है, एक होता है नेचुरल एंड अनदर इज आर्टिफिशियल मटेरियल। फर, लेदर, कॉटन, सिल्क, वूल एंड थ्रेड्स आर नेचुरल फाइबर। हमारे नेचुरल फाइबर्स कौन से हैं? तो एक है फर जो एनिमल की हरी स्किन से मिलता है, जैसे पोलर बियर के से ऊपर मिलता है, लेदर जो एनिमल की स्किन होती है, कॉटन जो प्लांट से मिलता है, ये दोनों जो है वो एनिमल से मिलते हैं। ये वाला कॉटन, सिल्क और वूल, कॉटन जो है वो प्लांट से मिलता है, कॉटन का प्लांट होता है, कपास का प्लांट पौधा, सिल्क रेशम जो कि आपको सिल्क वॉर्म से मिलता है, यानी रेशम के कीड़े से मिलता है, एंड फ्लेक्स आर नेचुरल फाइबर। और वूल के बाद दूसरी चीज आती है फ्लेक्स। फ्लेक्स जो है वो भी आपको किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है, ठीक है, फ्लेक्स का एक प्लांट होता है और वूल जो होता है वो आपको मिलता है शीप से। तो ये सारे जो फाइबर्स आपको एनिमल और प्लांट से मिले वो नेचुरल की कैटेगरी में आते हैं, और जो फाइबर्स आपके इंडस्ट्रीज में आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मटेरियल। क्लोथ्स, अब इन नेचुरल फाइबर की बात करें तो दिस फाइबर्स आर लॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड कैन इजीली बी मेड इनटू थ्रेड। ये फाइबर्स होते हैं वो लंबे होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इनमें अच्छी होती है एंड कैन बी इजीली बी मेड इनटू थ्रेड। इनको हम थ्रेड यानी धागों के रूप में मॉडिफाइड इजीली कर सकते हैं। Clothes made up of each of these fibers have special quality that makes them popular. Silk has a great luster and softness. Silk की बात करो तो सिल्क में स्पेशल क्वालिटी होती है कि उसका थ्रेड जो होता है, उसका धागा, उसमें ग्रेट लस्टर होती है। LUSTRE, लस्टर का मीनिंग होता है, आप यहाँ से तो पेंसिल से मेंशन करो, पेंसिल से लिख दो यहाँ पे हिंदी में शाइन। शाइन यानी SHI यानी चमक। चमक जो होती है उसको बोलते हैं लस्टर। तो सिल्क में बहुत ज़्यादा लस्टर होती है, सॉफ्टनेस, बहुत ज़्यादा सिल्क का कोई कपड़ा हो, सिल्क का कोई स्कार्फ हो, साड़ी हो, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। वूल प्रोवाइड वार्म, आपको भी पता है
कि वूल अगर हो तो वूल की बनी हुई चीज़ें आपको क्या देती है, वार्मनेस देती है, इसीलिए हम वूल की बनी हुई चीज़ों को कौन से सीजन में यूज़ करते हैं, विंटर। कॉटन इज अ प्लांट फाइबर, इट कम्स फ्रॉम द बॉल्स ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन एक प्लांट फाइबर है, यानी प्लांट से मिलता है, ये आता है बॉल ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन के, अब आपको लगता होगा कि किसी प्लांट के ऊपर क्या लगते हैं, धागे लगते हैं? नहीं, धागों को बनाया जाता है। जैसे कॉटन प्लांट की बात करें तो कॉटन प्लांट के ऊपर फ्लावर्स लगते हैं, उन फ्लावर्स के अंदर छोटे छोटे बहुत ही बारीक फाइन फिलामेंट के फाइबर्स होते हैं। उन फाइबर्स को इस तरह से यान करके थ्रेड बनाया जाता है। तो वो जो थ्रेड होता है वो होता है कॉटन थ्रेड। तो वहाँ पर कॉटन के फ्लावर में कॉटन की बॉल्स होते हैं। कॉटन तो आपको पता ही है, सब देख रखा है। एक्रिलिक, पॉलिस्टर, यहाँ पे नेचुरल फाइबर एंड होता है। अब आपका सेकेंड पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, वो है आर्टिफिशियल मटेरियल। उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता है। ज़्यादा आपको पढ़ना है तो आपको 8th स्टैंडर्ड तक जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको आर्टिफिशियल फाइबर पढ़नी है। यहाँ पे सिर्फ इंट्रो दे देता है कौन कौन से फाइबर है जो आर्टिफिशियल की कैटेगरी में आते हैं। पॉलिस्टर, एक्रिलिक, नायलॉन, रेयॉन आर आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड फाइबर। मैन्युफैक्चर्ड यानी बनाए जाने वाले, आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम रूप से। They have certain advantage over natural ones. For example, they are less expensive than natural fiber. हमारे ये जो सारे हैं, वूल, सिल्क, सबसे ज़्यादा महंगा कौन सा होता है, एक्सपेंसिव सिल्क होता है। तो इन वूल, सिल्क, कॉटन, लेदर, ये सब मटेरियल जो प्योर फॉर्म में हम लेने जाते हैं तो हमको बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। प्योर कॉटन का क्लोथिंग मटेरियल भी हमें कॉस्टली पड़ता है एज कम्पेयर टू आर्टिफिशियल फाइबर। अगर इन फाइबर्स की बात करें तो ये सारे इनके कंपैरिजन में काफ़ी चीपर होते हैं, चीपर यानी सस्ते होते हैं। दे हैव सर्टेन एडवांटेज ओवर नेचुरल वंस। फॉर एग्जांपल, दे आर लेस एक्सपेंसिव, कम महंगे होते हैं देन नेचुरल फाइबर। टुडे मैनी वाइडली यूज्ड फैब्रिक आर ब्लेंड ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। अभी जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों फाइबर्स को मिक्सअप करके जो ब्लेंड बनाया जाता है उनको बोलते हैं फैब्रिक साथ ब्लेंड। ठीक है। वुल, अब हमारा सबसे पहला नेचुरल फाइबर हम लेते हैं वुल। यहाँ पे पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयॉन ये सब आपने सुन रखा होगा। एक्रिलिक जो होता है वो होता है आपने देखा होगा ऐसे कुछ कुशन्स होते हैं और ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, गद्दे होते हैं जिनमें एक्रिलिक भरा होता है, पिलोज में एक्रिलिक भरा होता है, वो होता है, वो क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर। अब हम वूल को लेते हैं। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप, गॉड, याक, इक्वाना, काश्मीरी गॉड एंड गैमल। इन सबसे जो मिलता है हमें वो वूल मिलता है। पीपल रियर शीप फॉर इट्स हेयर विच इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ वूल। रियर शीप आर फेड फॉर गुड ग्रोथ ऑफ हेयर विच इज यूजुअली सिलेटी वाइट इन कलर। अब यहाँ पे हम पूरा इंट्रोडक्शन के बाद पूरा इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वूल कहाँ से आता है, कैसे प्रोवाइड करवाते हैं हम उसको, कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ज्योग्राफी का 4th चैप्टर पढ़ रहे थे, एटमॉस्फेयर, जिसमें कल जो हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर के अंदर किस प्रकार से इसके 4 साइड पर कौन कौन सी गैसेस होती है, उन गैसेस के बारे में पढ़ा था। वो किस फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। इकोसिस्टम में हम कह सकते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट गैसेस होती है उनके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं होती। ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी। उसके बाद जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती है उनको सन अपने पास रोकता है, और जो बहुत ज्यादा जो हीट होती है उसको हमारे पास नहीं आने देता है, और जो नॉर्मल जिसको हम क्या कर सकते हैं कि अपनी बॉडी की अनुरूप जितना अपन सहन कर सकते हैं उतना ही गर्मी हमारे पास आ पाती है। तो इसका अप्रोक्सीमेटली आपको साइज भी बता रखा था, इसकी हाइट कितनी दे रखी थी, 1006 किलोमीटर, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब जो हम आज पढ़ने वाले थे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो इसके अंदर इसका जो डायग्राम दे रखा था मैंने उसमें आपको बताया था नाइट्रोजन कितने परसेंटेज और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, उसके अलावा इनएक्टिव गैसेस या कह सकते हैं पर अदर गैसेस का जो पार्ट है वो कितना है। तो मैंने आपको इसकी टेबल भी रीड करके बताई थी और इसको आपको नोट्स के रूप में भी लिखना था। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, कौन कौन सी गैसेस के बारे में दे रखा है। एयर इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑर्गन विच कॉन्स्टिट्यूट द मेजर गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्या दे रखा है, हवा की जो संरचना होती है, जो कंपोजिशन होता है, उसमें कौन कौन सी गैसेस होती है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन विच कॉन्स्टिट्यूट मेजर गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये सारे क्या कह सकते हैं, मेजर गैसेस होती है
उसके अलावा बहुत सारी और केसेस भी होती हैं। द रिमेनिंग केसेस आर रेफर्ड टू एज ग्रीन हाउस केसेस सच एज वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रो ऑक्साइड और ओजोन। ठीक है, उसके अलावा और कौन कौन से दे रखी है? वाटर वेपर वाष्प के रूप में होना, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड एंड ओजोन गैसेस। The major components of nitrogen oxygen organ remain constant over time and space। क्या दे रखा है? ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स का मतलब अवयव, ठीक है, कौन कौन से? नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड ऑर्गन रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम एंड स्पेस। ठीक है, इनका पर्टिकुलर क्या कहते हैं कि एक स्पेस का मतलब इनकी जो जगह होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग ये अपनी जगह को लेते हैं। वाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर वेरी ओवर बोथ स्पेस एंड टाइम। क्या दे रखा है? वाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड आपने नाम सुना है, साइंस में पढ़ते हो, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दो मेन चीजें होती है। ठीक है, उसके बारे में वेपर वेरी बोथ स्पेस एंड टाइम। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर ग्रोथ। क्या दे रखा है? नाइट्रोजन जो गैस होती है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? प्लांट्स के लिए। और प्लांट्स के लिए किसलिए इंपॉर्टेंट है? प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। ग्रोथ का मतलब होता है उसका विकास। कोई बीज आप जमीन में डाल देते हो, उसके बाद जो उसका विकास होता है वो कौन से गैस के थ्रू होता है? अपन ये कह सकते हैं नाइट्रोजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है उसको किसी भी प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए, बढ़ने के लिए। Plants need nitrogen to build proteins and nucleic acids to grow healthy stem cells। दे रखा है प्लांट्स को आवश्यकता होती है किसकी? नाइट्रोजन टू बिल्ड, नाइट्रोजन की किसके लिए? बिल्ड प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, प्रोटीन्स के लिए और न्यूक्लिक एसिड टू ग्रो हेल्थी स्टेम एंड लीव्स, यानी कि उसकी जड़ें और पत्तियां जो होती है उसको हेल्थी बनाने के लिए नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। So the Earth atmosphere is made up of 78% nitrogen. The form of nitrogen found in atmosphere cannot be used by plants। क्या दे रखा है यहाँ पर? The Earth atmosphere, अपने को पता चल गया, यहाँ पर भी डायग्राम में बता रखा था नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? 78% है। The form of nitrogen found in atmosphere cannot be used by plants। Oxygen is the most important gas without which we cannot survive। अब ये बात जो आई थी नाइट्रोजन की किसके लिए आई थी? प्लांट्स के लिए आई थी। हम लोग ह्यूमन बींग जो होते हैं, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट गैस होती है वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन गैस होती है। विदाउट ऑक्सीजन के हमारी लाइफ क्या होती है? पॉसिबल नहीं होती है। सिंपल सी बात है, अगर आप अपने आपको ऐसे रूम में बंद कर देते हो जहाँ पर बिल्कुल भी हवा नहीं आती है, तो आप उसमें कितने दिन रह सकते हो? 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। जब बिल्कुल ही हवा आ ही नहीं रही है, जा ही नहीं रही है, आपको ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है, तो ऐसे में क्या होगी? हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, हम लोग मर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स absorb कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। क्या दे रखा है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आप लोगों ने ये साइंस में सुना होगा, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें प्लांट्स क्या करते हैं? अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जब फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, कहते हैं ना प्लांट्स अपना जो खाना बनाते हैं उस समय की जो प्रक्रिया होती है, प्लांट्स अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। वो कौन सी गैस अब्सॉर्ब करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? उस ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। इसीलिए हम लोग को बार बार यह कहा जाता है कि हमको ज्यादा पेड़ पौधे लगवाने चाहिए। क्यों लगवाने चाहिए? अगर पेड़ पौधे ज्यादा नहीं होंगे तो हम लोगों को जिस गैस की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन गैस की, वो हमको नहीं मिलेगी। और ये भी है कि हमको शुद्ध हवा मिलेगी, अच्छी ऑक्सीजन गैस मिले, इसके लिए भी अच्छे हरे भरे प्लांट्स हमको लगवाने चाहिए। नेक्स्ट देखा है, अवर एटमॉस्फेयर मेक्स अबाउट 21% ऑफ ऑक्सीजन। हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है ऑक्सीजन का? 21%। ऑक्सीजन इज एक्सचेंज्ड बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड लाइफ थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। क्या दे रखा है? ऑक्सीजन इज एक्सचेंज का मतलब एक लेना दूसरा देना। तो यहाँ पर ये हो रहा है, प्लांट्स क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। यहाँ पर ये प्रोसेस चल रहा है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। वो तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर रहे हैं कौन? प्लांट। और हम लोग कौन सी कर रहे हैं? रेस्पिरेशन, यानी कि श्वास लेने की प्रक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। क्या देखा है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द वॉल्यूम ऑफ दिस गैस इंक्रीज्ड बाय ओवर 3.5% इन द लास्ट 300 years। देखो क्या दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द वॉल्यूम ऑफ दिस गैस इंक्रीज्ड। इस गैस में क्या हुई? इंक्रीज्ड का मतलब वृद्धि हुई। कितने परसेंट?
3.5% इन द लास्ट 300 ईयर्स, यानी कि पिछले 300 सालों में ऑक्सीजन गैस का जो इंक्रीमेंट है वो कितना हुआ है, 3.5%. दिस इंक्रीज इज primarily due to human include burning from fossil fuels, deforestation and other forms of land use change. अब ये जो इंक्रीज हुआ है ये किस कारण से हुआ है, ह्यूमन इंक्लूडेड, ह्यूमन मानवीय तरीकों से. अब हम लोग क्या करते हैं, बर्निंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स यानी कि ईंधन के सामान जो भी हम यूज में लेते हैं उसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन जंगलों के कटाव से, एंड अदर फॉर्म ऑफ लैंड यूज चेंज, हमने भूमि का जो उपयोग था उसको क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, उसके कारण से. The human caused increase in its concentration in the atmosphere has strengthened the greenhouse effect and contribute to global warming over the last 100 years. क्या हुआ देखो इसमें, द ह्यूमन कॉस्ट, मानवीय कारण से ये जो कंसंट्रेशन था, कंसंट्रेशन का मतलब किसी पॉइंट के ऊपर अपन क्या करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, वहीं पर अपनी नजर रखते हैं. इन द एटमोस्फेयर इज स्ट्रेंथ द ग्रीन हाउसेस, इससे वृद्धि हो रही है, इसमें ग्रीन हाउस का जो प्रभाव है उसमें वृद्धि हो रही है, एंड कंट्रीब्यूटेड टू ग्लोबल वार्मिंग ओवर द लास्ट 100 ईयर. इसके कारण से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक प्रदूषण कह सकते हैं. वैश्विक प्रदूषण जो हो रहा है वो बढ़ रहा है, और ये जो तरीके क्या है वो किन किन कारणों से हो रहा है, फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, अदर फॉर्म ऑफ लैंड यूजेज, यानी कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है उनकी वजह से ऐसा हो रहा है. अब अपने को नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फेयर. अब अपना जो एटमोस्फेयर है उसका ढांचा कैसा है, तो इसको हम कल की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. अभी मैं आपको डायग्राम समझा देती हूँ. देखो क्या दे रखा है, ये अपना अर्थ प्लेनेट दे रखा है, इसके ऊपर आपको 5 लेयर्स दे रखी है, ठीक है. फर्स्ट लेयर आपको दी ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड दी आपको स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक है. ये जो 5 लेयर्स दे रखी इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. पर आप लोगों को पिक्चर देख के पता चल रहा होगा कि कहाँ पर क्लाउड बन रहे हैं, कहाँ पर एरोप्लेन उड़ रही है, कहाँ पर आपके स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन सी संरचनाएं किसके किसके अंदर होती है, ये सारी चीजें हम अलग अलग जो ये लेयर्स पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे. आज का आपका वर्क है कि आपको अपनी नोटबुक में ये डायग्राम बनाना है. द लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर का जो डायग्राम है इसको आप अपनी नोटबुक में बनाओगे, जैसा बुक में दे रखा है वैसा ही आपको बनाना है, और आप इसको अच्छे से कलरफुल और अच्छे बनाना ताकि अच्छा आपको दिखाई भी दे और समझ में भी आ जाए. इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. मृदा, मिट्टी के बारे में पढ़ रहे थे. मृदा द्वारा जल का अवशोषण, मृदा जल का अवशोषण करती है हम जानते हैं, ठीक है ना. लेकिन कौन सी मृदा कितनी मात्रा में जल का अवशोषण करती है वह देखिए. एक क्रियाकलाप करते हैं, इस क्रियाकलाप के द्वारा हमको पता चल जाएगा कि मृदा किस प्रकार अवशोषण करती है पानी का. प्लास्टिक की एक क्लिप लीजिए, फिल्टर पत्र और समाचार पत्र के कागज़ का एक टुकड़ा लेकर उसे मोड़कर चित्रानुसार 9.7 के अनुसार क्लिप में लगा लीजिए. जैसा आप चित्र देखिए ये 9.7, इसके अंदर किस प्रकार आपको लगाना है एक बार देख लीजिए. अब देखो आपको क्या करना है कि किसी मृदा के शुष्क पाउडर का 50 ग्राम तोलकर उसे कीप में लगाए फिल्टर पत्र में रखिए. मृदा 3 प्रकार की, कोई सी भी मृदा आप 50 ग्राम पाउडर, जो मृदा का जो पाउडर है ना, किसी मृदा के शुष्क यानी कि सूखा पाउडर 50 ग्राम तोलकर उसे कीप के फिल्टर में रख लीजिए. किसी मापन सिलेंडर में जल लेकर उसकी माप नोट कर लीजिए. अब जल को बूंद बूंद करके कीप में रखे मृदा में डालिए. जैसे देखिए ये कीप है, इस कीप के अंदर फिल्टर पत्र है जिसके अंदर हमने मृदा रखी हुई है, और नीचे एक बीकर रख लीजिए. ऊपर आप पानी की एक एक बूंद डाल दीजिए. पहले पानी का माप भी आप नोट कर लीजिए कि आपने कितना पानी लिया है. किसी मापन सिलेंडर में जल लेकर उसकी माप नोट कर लीजिए. अब इस जल को बूंद बूंद करके कीप में रखी मृदा में डालना है. उस मृदा के अंदर एक एक बूंद डालना है. आप इस कार्य के लिए ड्रॉपर का उपयोग भी कर सकते हैं. जैसा ड्रॉपर है, सारा जल एक ही स्थान पर नहीं डालना है, आपको बूंद बूंद करके फैला फैला कर उस मिट्टी के मृदा के अंदर डालना. आप इस कार्य के लिए ड्रॉपर का उपयोग भी करें. सारा जल एक ही स्थान पर न गिरे, पूरी मृदा डालिए. जब डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि रीस कर पानी कीप से नीचे गिरना प्रारंभ नहीं करे. कीप लिया,
बिकर लिया, बिकर के अंदर कीप रखा है, फिल्टर पत्र है जिसके अंदर हमने मृदा रखी हुई है और बूंद बूंद करके हमने जल को डाला है। और जल को भी एक स्थान पर न डालकर पूरी मिट्टी में फैलाना है। आपको तब तक जल डालना है जब तक कि पानी नीचे रीस कर नहीं आता है। जब पानी रीस कर नीचे की ओर आता है ना, यानी कि जल जब तक डालना जारी रखे जब तक कि वह रीस कर कीप से नीचे गिरना प्रारंभ न कर दे। मापन सिलेंडर में बचे जल को मापकर उसकी आरंभिक माप से घटा लेवे, यानी कि पहले कितनी मात्रा में जल था और अब कितनी मात्रा में बचा है, आप माप कर उसके अंदर घटा कर उसका माप ज्ञात कर ले। इससे आपको मृदा द्वारा धारण किए गए जल का आयतन ज्ञात हो जाएगा। अपने परिणाम को नोटबुक के अंदर नोट कर लेंगे। अब देखो, मृदा का द्रव्यमान भार, मृदा कितनी थी, हमने 50 ग्राम ली। कीप के अंदर 50 ग्राम शुष्क मृदा का पाउडर रखा, तो मृदा का द्रव्यमान भार यानी कि मृदा कितना था, तो मृदा 50 ग्राम था। मापन सिलेंडर में जल का प्रारंभिक आयतन, जो हमने पहले कितना, मान लो 100 ml लिया, 50 ml लिया, जो भी लिया, तो हमने मापन सिलेंडर में जल का आरंभिक भार UML गिनेंगे। मापन सिलेंडर में जल का अंतिम आयतन VML गिनो, कितना है VML। मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन U-V, यानी कि आयतन कितना हुआ, मृदा ने कितना जल अवशोषित किया। जो पहले मान लो 100 ml था उसके अंदर 50 ml घटा दिया, मान लो 50 ml बचा, तो 50 ml बचा तो लास्ट में क्या बचा। तो इस प्रकार यानी कि प्रारंभिक मान को प्रारंभिक आयतन जो है हमने U गिना है और अंतिम आयतन V गिना है। तो मृदा ने कितना जल अवशोषित किया, U-V ml। मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान U-V, ठीक है ना, यानी कि 1 ml जल का द्रव्यमान 1 ग्राम के बराबर होता है। अवशोषित जल का प्रतिशत हम निकाल सकते हैं U-V/50 × 100। इस क्रियाकलाप को मृदा के विभिन्न नमूनों के साथ दोहराइए। आप अलग अलग प्रकार की जो मृदा है उनके साथ में हम दोहरा सकते हैं। परिणाम देख सकते हैं कि कौन सी मृदा का अंतःस्रवण सबसे कम है, कौन सी मृदा का अंतःस्रवण सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार हम अलग अलग मृदा का जो अवशोषण दर है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए नीचे एक लिखा हुआ है ग्राम G और किलोग्राम kg वास्तव में द्रव्यमान के मात्रक कहलाते हैं। द्रव्यमान के मात्रक आप जानते हो ना, लास्ट में लिखा होता है, मान लो लीटर में है, कोई भार में है, तो जैसे भार में है तो G यानी कि ग्राम हो गया, kg यानी कि किलोग्राम हो गया। एक द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 ग्राम भार होता है तथा 1 किलोग्राम द्रव्यमान वस्तु का भार 1 किलोग्राम होता है। यद्यपि दैनिक जीवन में और वाणिज्य और उद्योगों में द्रव्यमान और भार के बीच सामान्यतः अंतर नहीं किया जा सकता। द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है यह आप अगली या बड़ी क्लासों के अंदर पढ़ेंगे। अब देखिए मृदा और फसलें, आज हमने एक क्रियाकलाप प्रयोग किया था, उसको पहले देख लीजिए। मृदा द्वारा जल का अवशोषण, आज इतना ही पढ़ो आप, ठीक है ना। तो इस प्रयोग को एक बार आप याद करके अपनी नोटबुक के अंदर भी नोट कर लेंगे। कल हम यह पढ़ेंगे मृदा और फसलें के बारे में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि अपन प्रश्नावली 4 हल कर रहे हैं, सरल तो समीकरण, जिसके अंदर अपन ने प्रश्नावली 4.1 देख ली। आज अपन प्रश्नावली 4.2 के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्नावली 4.2 देखिए क्या कह रहा है सवाल। एक्सरसाइज 4.2 का सवाल को पहला सवाल क्या कह रहा है, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बनाइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले चर को पृथक करना है, आपको चर को क्या करना है, अलग करना है। अलग करके आपको क्या करना है, समीकरण बनानी है, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो सवालों को पहला देखिए, a बराबर x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अपन को क्या करना है, चर को अलग करना है। चर अपना अलग ही है, x दिख रहा है, चर को अलग करना है, अचर को अलग करना है, ठीक है। देखो चर को अलग करना है, x बराबर क्या है 0, माइनस का है, टूट जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का है। मैंने आपको पहले बताया था, जब कोई प्लस वाली संख्या माइनस की प्लस वाली संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगी, माइनस में माइनस वाली संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगी, प्लस हो जाएगी। गुणे वाली संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगी, भाग में आ जाएगी, और भाग वाली संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगी, क्या आ जाएगी, गुणे में।
तो ये देखो प्लस की संख्या माइनस की संख्या है, माइनस की संख्या इस पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस x बराबर क्या है जीरो में की कीमत क्या है क्या की सरल समीकरण हल हो गया x बराबर क्या है 1। उसी प्रकार देखो सवाल नंबर दूसरा आपको करना है सवाल नंबर सी देखिए x माइनस 1 बराबर 5 क्लियर। अब वो कंडीशन x का मान निकालना है x बराबर क्या आएगा माइनस 1 को करने के लिए क्या आ जाएगा प्लस 1 ठीक है x बराबर क्या आ गया 6 ये आपका आंसर आ गया ठीक है। उसी प्रकार देखो x प्लस 6 बराबर 2 ये x बराबर क्या है 2 ये प्लस के 6 को बदलने क्या आएगा माइनस के 6 तो x बराबर क्या है माइनस के 6 बढ़े इसलिए माइनस का निशान लगाएंगे और माइनस 6 में प्लस के 2 मिलकर क्या आएगा माइनस का 4 ये आपका आंसर हो जाएगा क्लियर। आगे देखो इधर सवाल नंबर ई देखिए ई क्या कह रहा है y माइनस 4 बराबर माइनस 7 y माइनस 4 बराबर माइनस 7। अब माइनस 7 y का मान निकालना है समीकरण में करेंगे अपन क्या करेंगे ये माइनस की 4 इधर लेके 4 अलग कर देंगे प्रोसेस कर देंगे देखो y बराबर क्या है माइनस 7 माइनस 4 से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4। अब उन कंडीशन में ये प्लस के आगे ये माइनस के आगे अपन क्या करते हैं बड़ी संख्या बढ़ाते हैं बड़ी संख्या का निशान लगाते हैं बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं। देखो मैं बड़ी संख्या को कर रहा हूं बड़ी संख्या क्या है 7 आपके आगे निशान किसका है माइनस का निशान लगा दिया बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा रहा हूं माइनस के 3 आंसर हो जाएगा ठीक है। इसी प्रकार आगे देखो सवाल नंबर एफ आप पढ़ लो कि सवाल नंबर एच देखिए लास्ट ठीक है जो बचे हैं वो आपको करने हैं सवाल पूरे ठीक है। एच क्या दे रहा है y प्लस 4 बराबर माइनस 4 y प्लस 4 बराबर माइनस 4। अब आपको क्या करना है y की वैल्यू निकालनी है समीकरण हल करना है तो मैं क्या करूंगा प्लस के 4 से गुणा करूंगा क्या हो जाएगी माइनस के 4 तो y बराबर माइनस 4 प्लस 4 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगी माइनस के 4 ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 4 और माइनस 4 क्या हो जाएगी माइनस के 8 हो जाएगी ठीक है। ध्यान रखना जो माइनस की संख्या होगी इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा y बराबर माइनस 8। इसी प्रकार इस सवाल नंबर आपका पहला खत्म हुआ। आगे देखिए इसी घड़ी में सवाल नंबर दूसरा देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि पहले चरण को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण बनाइए चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए ठीक है। अपन वही करेंगे वापस वो तरीका कोई प्रॉब्लम नहीं आपकी सेम टू सेम कोई चेंज नहीं तरीका वही रखना है बार बार आपको चेंज नहीं करना है ठीक है। सवाल को पहला देखो 3l बराबर 45 सबसे पहले आपको क्या करना है इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि l का मान ज्ञात करना है ठीक है। l का मान ज्ञात करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि चर से एक तरफ करूंगा और अचर एक तरफ तो अपना चर यहाँ पे क्या है l एक तरफ करूंगा अलग करूंगा और अचर क्या है 3 को उधर भेजूंगा। अब देखो सबसे पहले याद रखना 3 l 3l का मतलब क्या होता है 3 का गुणा l से 3l बराबर l बराबर क्या है 3 क्या गुणे में जब बराबर कितना रहेगा क्या देंगे भाग में आ जाएंगे l बराबर क्या हो जाएगा 14 कितनी गई 14 आ गया ठीक है। ये हो गया पहले का आंसर ठीक है। उसी प्रकार ये हो गया उसी प्रकार देखो b देखो b क्या कहेगा b/2 बराबर 6 b/2 बराबर 6 यानी अपन को यहाँ पे क्या दिख रहा है ध्यान से देखना चर का देखना b बाकी तो अचर है अपन को b का मान निकालना b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे b बराबर 6 ये 2 क्या भाग में जब बराबर कितने जाएगा क्या हो जाएगा गुणे में तो b बराबर क्या है 12 ये आपका आंसर आ गया क्लियर। उसी प्रकार सवाल नंबर सी आप कर लोगे सवाल नंबर डी भी आप कर लोगे ई भी आप कर लोगे। एफ देखिए सवाल नंबर एफ क्या कह रहा है ध्यान से देखना सवाल नंबर एफ z/3 बराबर 5/4। अब ध्यान रखना कभी भी इधर भी बटे में और इधर भी बटे में तो दोनों पक्षों में बटे में है ये इधर लेफ्ट हैंड साइड और ये होता राइट हैंड साइड तो दोनों पक्ष में बटे में इधर बटे में इधर बटे में तो हमेशा ध्यान रखना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना क्या करना है क्रॉस गुणा इसका गुणा इससे इसका गुणा इससे देखो जैसे होगा z का गुणा मैं क्या करता हूँ 4 से यहाँ पे लिखूंगा वज्र गुणन से क्या लिखूंगा वज्र गुणन से वज्र गुणन का मतलब है क्रॉस गुणा ठीक है। कैसे करना है z का गुणा मैं 4 से करूंगा 3 का गुणा मैं 5 से करूंगा क्लियर। यहाँ पे लिखना z का गुणा 4 से z का गुणा 4 से करेंगे तो क्या है z की 4 लिखो एक बार
ठीक है 3 × 5 तो 15। अपन को z का मान निकालना है, z यहाँ रहने दो क्योंकि चर का मान निकालना है। और 4 क्या गुणे में जब बराबर की तरह जाएंगे क्या आ जाएंगे भाग में आ जाएंगे, तो 15/4 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है इसी प्रकार आगे देखो जी भी ऐसा ही है, जी भी ऐसा ही आपका लास्ट देख लीजिए h क्या तो यही 20t बराबर -10। अपन को t का मान निकालना है 20t -10 तो 20 × t बराबर -10। अपन को t की वैल्यू निकालनी है तो t यहाँ रहने दो और बराबर -10 20 क्या है गुणे में जब बराबर निकाल देंगे क्या है भाग में आएंगे 1 0 से 1 को कट गया t बराबर क्या है -1/2 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है इसी प्रकार तुम्हारा सवाल नंबर ये खत्म होता है। ये में सवाल नंबर तीसरा देखिए, सवाल नंबर तीसरा देखिए चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। ठीक है अपन बताते हैं, देखो चरण कैसे हल करते हैं, इसको डायरेक्ट हल करता हूँ। ठीक है ध्यान से देखिए, चरण को बताना नहीं है आपको डायरेक्ट हल करना है। ठीक है इसमें बहुत सारी क्रियाविधि आपको नियम कुछ लिखने लिए अपन को डायरेक्ट हल करना है। 3n - 2 बराबर 46 ये हो गया सवाल नंबर ए तीसरे का। अब अपन को यहाँ पे चर क्या दिख रहा है a दिख रहा है। अब इस चर a का मान n का अपन को क्या निकालना है मान निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा n वाली संख्या को इंटर करूँगा, बाकी अकेली जो संख्या उधर भेजूंगा। ठीक है ये देखो -2 का पहले क्या करेंगे पक्षांतरण करने -2 का पक्षांतरण करवा दो। इधर क्या रहेगा t है -2 जो उधर जाएगा क्या आएगा प्लस के 2 क्लियर। आगे देखो 3n बराबर क्या हो गया 48 क्लियर। तो 3n बराबर क्या आ गया 48। तो अपन को क्या निकालना है n का मान निकालना है। तो 3 को क्या करेंगे पक्षांतरण करेंगे वो तरीका। ये क्या है गुणे में इधर जाएगा क्या आएगा भाग में क्या लिखूंगा 3 का पक्षांतरण करने पर क्लियर। देखो मैं 3 का पक्षांतरण कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है n बराबर 48 3 क्या गुणे में बराबर निकला लेकिन क्या करेंगे बाद में काटो 16 के पॉइंट से n बराबर क्या है 16। ठीक है इसी प्रकार ये आपका आंसर खत्म। ठीक है आगे देखिए इसका जो d वाला है वो आप करना। एक और मैं बता देता हूँ d देख लीजिए इसका 3p बराबर 3p/10 बराबर 6। ठीक है 3p/10 बराबर 6 3p/10 बराबर 6 क्लियर। अपन को क्या करना है t का मान निकालना है। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं आराम से निकालना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे 10 जो है इसको हटाओ पहले। ठीक है इसको हटाने के लिए क्या करेंगे इसको उधर भेजेंगे, यहाँ पे 10 का पक्षांतरण करना होगा। 10 का पक्षांतरण करने पर क्या हो जाएगा 3p बराबर 6 × 10 हो जाएगा, भाग में 10 गुणे में आ जाएगा। 3p बराबर क्या आ गया 60 p बराबर क्या आ जाएगा 60 3 क्या है गुणे में इधर आ जाएगा क्या आ जाएगा भाग में क्लियर। p बराबर क्या हो गया 20 3 के वजह से आपको 60 20 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है इसी प्रकार सवाल नंबर ये आपका तीसरा खत्म होता है। आगे जो सवाल है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और जो सवाल बाकी रखे हैं वो आपको अपने घर पे बैठे बैठे हल करने। ठीक है ऐसा नहीं कि मैं समीकरण को पढ़ा रहा हूँ आप ध्यान दे दो, पूरा ध्यान देना आपको बिल्कुल समझ में आएगा। थैंक यू। मॉर्निंग क्लास देखिए अपना चल रहा था लेसन कि भाई अपने अलाउद्दीन खिलजी ने और तुगलक शासक जो था उन्होंने क्या करा था कि उपमहाद्वीप का हिस्सा जो था बहुत बड़ा था। तो ये पूरे उपमहाद्वीप के क्षेत्र में इन्होंने क्या करा अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर सके थे। तो दिल्ली और बंगाल जैसे स्वतंत्र प्रांत जो थे उनमें इनका नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा कठिन था। और इन्होंने दक्षिण भारत की युद्ध के तुरंत पश्चात जो वहाँ के पूरा क्षेत्र जो थे वो क्या हो गए सारे स्वतंत्र हो गए थे। और यहाँ तक कि गंगाओं के मैदानी इलाके जो थे घने जंगल जो थे वो भी वाले क्षेत्र जो थे इनमें भी बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। यानी कि वहाँ के रहने वाले
नहीं होने दिया और जो ये क्षेत्र जो थे उनके जंगल के क्षेत्र जो थे उन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया था, जिस कारण से देखिए अलाउद्दीन और मोहम्मद खिलजी जो था, मोहम्मद तुगलक जो था, इनके जो ये उन पर जोर जबरदस्ती करके उनके इलाकों पर अधिकार तो जमा लेते थे, परंतु इनका जो समय जो था, शासन जो था, वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता था, इनको वहाँ से हटना ही पड़ता था। इसके बाद में देखो ये इब्न बतूता जो थे, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। ये इब्न बतूता जो है ये कौन से देश से आया है, ठीक है ना? तो ये अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी के अंदर ये भारत आया था। पीछे तुम्हारे क्वेश्चन भी है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। देखो फिर जो है कि ये सरदार और उनकी किलेबंदी, ये लोग जो रहते थे किसी स्थान, एक ऐसे स्थान पर रहते थे, यानी कि ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुंडों में भी रहते, यानी कि जो जंगलों में रहने वाले जो सरदार के राजा थे वो रहते थे। भारत में बांस खोला नहीं होता है, ये बहुत बड़ा होता है, यानी कि अंदर से भी थोड़ा इकट्ठा होता है, जैसे कि ये टूट नहीं सकता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह घुटे होते हैं कि उन पर आग का भी कोई असर नहीं होता है और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते थे जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम करते थे। इस दीवार के घेरे में उन्हें मवेशी और फसल भी रहती थी, अंदर ही पानी उपलब्ध रहता था, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल जो था वो, यानी कि ये सरदार लोग जो थे ये जंगलों के अंदर किलेबंदी करते थे, उसी जगह पर ये रहते थे, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना ही हराया नहीं जा सकता था। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती थी। ये चीजें सरदारों के रक्षा का वर्णन कीजिए। अब ये प्रश्न भी बनता है कि भाई सरदार अपनी रक्षा किस प्रकार से करते थे, इस पैराग्राफ के उपरांत उनका वर्णन अपने को करना है, ठीक है। अब आता है देखो चंगेज खां। चंगेज खां के आक्रमण के विषय के में अपने जाने गया, यानी कि चंगेज खां जो था उन्होंने इन लोगों को, यानी कि इसको अलाउद्दीन को और मोहम्मद तुगलक को किस प्रकार से इन्होंने हराया था, कैसे इन्होंने इनके ऊपर आक्रमण किया था। अब देखिए 1219 के अंदर चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांसओक्सियाना
सेना का जो खर्चा वगैरह था, इसीलिए जो कर लगते थे, अलग लोगों को रखा हुआ था, उन सबको इन्होंने क्या कर दिया था, हटा दिया था। फिर दूसरा देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया था। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, गैरिसन शहर का मतलब जैसे पहले भी आपने देखा था, गैरिसन शहर का मतलब होता है कि सैनिकों के रहने का स्थान, जहाँ पर सेना को रखा जाता है, वो कहलाते हैं गैरिसन शहर कहलाते हैं। तो इसने अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के रहने के लिए अलग से नगर बसा दिया था, वो था सीरी नामक एक नया नगर जो गैरिसन के लिए शहर बन गया, और उसमें सैनिकों के रहने के लिए इसने नया नगर बना दिया था। फिर आता है इसमें देखो, सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया था। अब देखो, सैनिकों के पेट भरने, सेना तो इन्होंने विशाल रूप से बना ली थी, अपनी स्वयं की सेना बना ली थी, परंतु वापस उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए भी तो बनता है। तो उन्होंने क्या करा, गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार भी इकट्ठी कर ली थी। यानी कि उनसे कर तो लेते ही थे, परंतु और भी क्या करा, खेती की जो पैदावार जो होती थी वो भी क्या कर लेते, इकट्ठी कर लिया करते थे। किसानों की पैदावार का लगभग 50% हिस्सा जो था कर के तौर पर तय कर दिया था, यानी कि इसको कहा गया है खराज कर। खराज कर के नाम से इसको जाना गया था, यानी कि कर तो ले गए थे, परंतु फसल के ऊपर इन्होंने, जमीन के ऊपर तो ये लोग कर ले रहे थे, पर फसलों के ऊपर पैदावार जो होती है उसके ऊपर भी इन्होंने 50% कर लगाना शुरू कर दिया था, जिसके लिए वो सेना का कर्जा उठा सके। तो इसको खराज कर का नाम दिया गया था। फिर आता है देखो, सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय कर दिया था। देखो सैनिकों को, अब सैनिकों को रखेंगे तो क्या इनको वेतन भी तो देना पड़ेगा, है ना। तो उसने क्या करा, उस समय जो एकता जो थे, यानी कि इलाके जो थे वो रखते थे, वो तो उन्होंने बंद कर दिया, और इन्होंने क्या करा था कि स्वयं ही वहाँ पर यानी कि पैसे देने लगे, उनको वेतन स्वयं ये शासक जो हुआ करते थे यही देने लगे थे। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे, और ये आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमत बढ़ा देंगे। अब सैनिक क्या करते थे, अपना जो आवश्यक सामान जो होता है, यानी कि दैनिक जीवन के अंदर जो अपने को जो चीजें चाहिए, वो सामान जो होता था वो दिल्ली के व्यापारियों के माध्यम से खरीदते थे। और उस समय ये आशंका भी थी कि व्यापारी अपनी चीजों का दाम नहीं बढ़ाते, उनकी कीमतें नहीं बढ़ाते। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीजों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया, यानी कि जो बाजारों के अंदर जो बिकने वाली जो चीजें होती थी उन पर भी क्या कर दिया, उनकी कीमत नहीं बढ़े, इसके लिए उन्होंने क्या करा, नियंत्रण लगाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अक्सर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते, और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते उनको सजा मिली, यानी कि बाजार के लिए भी उन्होंने क्या करते, अलग अलग अफसर बनाते थे, अधिकारी बनाते थे व्यापारियों के ऊपर भी। तो वो उस चीज को ध्यान रखते थे, वो सर्वे किया करते थे, है ना, कि कौन कितना पैसा बढ़ा रहा है, कौन कितनी कीमत बढ़ा रहा है। अगर वो शासक राजा के विरुद्ध होता तो उनको कठिन से कठिन सजा भी मिलती थी, यानी कि उससे क्या है कि कम पैसों के अंदर उन सैनिकों को क्या है कि अच्छी चीजें मिल जाती थी। इसी प्रकार से नेक्स्ट डे की लास्ट देख लो, ये अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे, और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की। मंगोल आक्रमणों के खतरों का भी उसने सफलतापूर्वक शासन किया था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो स्थानीय सेना बना करके उसने जो कदम उठाए थे वो सफलता के साथ आगे बढ़े। और इसने क्या करा था कि बाजार में बढ़ने वाली जो कीमतें थी व्यापारियों की, उन कीमतों के ऊपर क्या करा था, नियंत्रण कर लिया था, जिसके कारण कि व्यापारी वर्ग जो था वो उनकी कीमतों को बढ़ा नहीं सका था। उनके ऊपर उन्होंने बहुत सारे अधिकारी लगा दिए थे, वो सर्वे कर लेते। अगर उनको मिल जाता कि इसने बिना बात के, यानी कि बिना के कीमतें बढ़ा दी, तो उसको सजा भी मिल सकती थी। तो ये मंगोल के आक्रमणों के खतरे के सामने एक प्रकार से बहुत बड़ी सफलता रही उसकी।